हेलो बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग इस समय क्लास 12th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो बच्चों, हम लोग ओरिजिनल NCERT पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आपको नीट में सेलेक्ट होना है तो सबसे पहले आपको क्या होता है बेटा, NCERT लाइन टू लाइन याद होनी चाहिए। सिलेक्शन सिर्फ जो है NCERT बुक करवाती है। तो बेटा आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा NCERT बुक पढ़ें और मल्टीपल चॉइस क्या है क्वेश्चंस करें, तो उसी से कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा बेटा। तो आइए हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि हम आज कौन सा पढ़ने वाले हैं। आज हम रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क को पढ़ने वाले हैं कि मेंडल के कार्यों को पुनः क्या है किन्होंने खोजा और पूरी दुनिया के सामने वो लाए। क्योंकि मेंडल साहब ने अपना काम बेटा जो है 1856 से 1863 तक किया था और उसके बाद वो क्या है उसको 1865 पे पब्लिश किए थे। लेकिन जानते हैं आपके पास कई कारण थे जिसकी वजह से क्या है मेंडल का कार्य क्या है 35 साल तक अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। मतलब किसी की जानकारी में, मतलब ज़्यादातर लोगों की जानकारी में क्या है वो नहीं आया। और उसके बाद बेटा 3 वैज्ञानिक हमारे पास जो है आकर के मेंडल के कार्यों को फिर से खोजते हैं और उन्हें फादर ऑफ क्या है बेटा मेंडल्स को क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स बताते हैं कि मेंडल साहब ने जो दिया था अपना जो है थ्योरी वो सब क्या है सही था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पे। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं, यहाँ से आज पढ़ेंगे। एकदम NCERT है और NCERT अगर आपकी तैयार है तब बेटा आगे सब कुछ आपका ज़रूर तैयार हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि नीट में आपका सिलेक्शन जल्दी हो तो NCERT लाइन टू लाइन पढ़ना ही पड़ेगा। चाहे आप जितना अच्छा लेक्चर किसी का सुन लीजिए, चाहे आप जितनी बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए, हर जगह बेटा NCERT ही पढ़ाई जाती है। और जब आप बुक पढ़ेंगे, बुक पढ़ना सीख गए तो आप क्वेश्चन खुद से निकालना सीख जाएंगे। और जब क्वेश्चन निकालना सीख जाएंगे बेटा तो चाहे थोड़ा सा साइड से भी क्वेश्चन आए, इधर उधर से आए, सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो पूरा देखिए और अच्छे से समझिए। जहाँ ना समझ में आए हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसको जो है फिर से आपको बताएंगे। तो हम आज यहाँ से पढ़ेंगे इन क्या है 90s में 1900 हमारा जब चालू हो गया दशक, तो वहाँ पे बेटा 3 साइंटिस्ट डी वेरिज इन क्या है 90s। 3 क्या होता है साइंटिस्ट 1900 में 3 साइंटिस्ट डी वेरिज, कोरेंस एंड क्या वान टेसरमार्क। पहले इनका नाम एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। डी वेरिज बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हु क्या होता है रीडिस्कवर्ड मेंडल वर्क, तो क्या बताएंगे डी वेरिज, कोरेंस एंड क्या होता है बेटा वान टेसरमार्क। इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली का मतलब एक दूसरे से स्वतंत्र, कोई संगठन बना के नहीं, साथी हो कि नहीं कि तीनों ने साथ में किया था, नहीं, अलग अलग। तो 3 लोगों ने किया, डी वेरिज, कोरेंस एंड वान टेसरमार्क इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड। ये देखो लिखा है रीडिस्कवर्ड मेंडल्स क्या होता है, पूरा अंडरलाइन किए हैं द रिजल्ट ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। वंशागति पे उन्होंने क्या है बेटा लक्षणों पर जो मेंडल साहब ने अपना रिजल्ट प्रस्तुत किया था या जो रिसर्च किया था उसको बेटा 3 साइंटिस्टों ने सन 1900 में क्या है खोजा। उनका नाम था डी वेरिज, कोरेंस एंड वान टेसरमार्क। इसीलिए बार बार बोलते हैं ताकि आपको पूरी तरीके से याद हो जाए। ऐसा क्यों हुआ, या ऐसा इसलिए हुआ कि थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेते हैं कि वह उस समय क्या होता है एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में क्या हो गया था बेटा, डिस्कवरी ज़्यादा अच्छी हो गई, माइक्रोस्कोप ज़्यादा विकसित हो गए थे ना। दैट होता है वर टेकिंग प्लेस, साइंटिस्ट वर एबल टू क्या केयरफुल्ली ऑब्जर्व सेल डिवीजन। साइंटिस्ट क्या कर लिए थे बेटा, जब माइक्रोस्कोप अच्छी तरीके से बन गए और हाई पावर के माइक्रोस्कोप बन गए तो साइंटिस्टों को सेल डिवीज़न के बारे में क्या है जानकारी हुई और वो सेल के अंदर जो कार्य हो रहा था उसको अच्छे से देख सकते थे। दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस। उन्होंने क्या किया बेटा, न्यूक्लियस में हमारे पास क्या है एक स्ट्रक्चर की डिस्कवरी की दैट अपीयर टू डबल एंड का डिवाइड जस्ट बिफोर क्या होता है ईच सेल डिवीजन। आप जानते हैं, आपने क्लास 11th में पढ़ा था कि कोशिका विभाजन से पहले क्या होता है न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है ना। और न्यूक्लियस में जब हमारे पास क्या होगा बेटा डिवीज़न होगा तो देखिए यहाँ पर डिस्कवरी पर स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस दैट अपीयर डबल क्या होता है डबल होता है एंड डिवाइड जस्ट बिफोर क्या होता है ईच हमारे पास सेल डिवीजन। वो जोड़े में रहते हैं ना, अपीयर टू हमारे पास क्या हो जाता है डबल एंड जस्ट बिफोर सेल डिवीजन। तो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है उसे कार्योकाइनेसिस कहते हैं। और उसके बाद जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है तो उसे हम लोग साइटोकाइनेसिस कहते हैं।
तो कोशिका बनने से पहले क्या ज़रूरी है कि हर कोशिका में केंद्रक होना चाहिए, क्रोमोसोम होना चाहिए। तो बेटा इसीलिए कहा जा रहा है कि कोशिका विभाजन से पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम होते हैं उनका डिवीजन होता है। डिवीजन दो प्रकार से होता है, माइटोसिस और क्या मियोसिस। माइटोसिस होगा तो क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा और मियोसिस होगा तो क्रोमोसोम नंबर हमारे पास क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। तो उन्हीं को बेटा दे वर कॉल्ड क्या होता है, क्रोमोसोम। उन्हीं को कहा गया, क्रोमा मतलब कलर होता है, सोम्स मतलब आप जान गए बॉडी होता है। तो कलर्ड बॉडीज, क्रोमोसोम्स का मतलब कलर्ड बॉडीज एज दे वर विजुअलाइज्ड बाई क्या, स्टैनिंग, कलर करने के बाद जिनको देखा गया। तो माइक्रोस्कोप के बाद बेटा न्यूक्लियस में क्या देखा गया, क्रोमोसोम देखा गया। अब 1902 में, ये देखिए 1902 में हमारे पास क्या है, दूसरे साइंटिस्ट आ गए और उन्होंने क्या है ये देखा कि क्रोमोसोम मूवमेंट करता है। बाई 19 क्या होता है, 1902 द क्रोमोसोम्स मूवमेंट, याद रखिएगा क्रोमोसोम मूवमेंट बेटा ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्क आउट। मतलब ये देखा गया कि जब मियोसिस होता है तो क्रोमोसोम क्या करता है, मूवमेंट करता है, क्या गति करता है। मूवमेंट का मतलब हमारे पास कहाँ पे जाएगा बेटा, एक सेल से दूसरे सेल में चला गया। और सिर्फ मियोसिस नहीं, माइटोसिस में भी जाता है। वाल्टर सटन, इन साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, एंड थियोडोर क्या है, बोरी ना, बोवेरी। तो बेटा वाल्टर सटन और क्या है बेटा, थियोडोर बोवेरी, तो इसीलिए इनका नाम होता है सटन एंड बोवेरी, दो लोग। नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, यहाँ से इन्वर्टेड का मतलब यही है क्रोमोसोमल थ्योरी। बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स, बिहेवियर ऑफ जीन्स। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ क्या होता है, इनहेरिटेंस गिवन बाय क्या है, वाल्टर सटन और क्या बेटा, थियोडोर बोवेरी, याद रखिएगा। और यही जो हमने अभी बोला कि बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन्स, यही क्रोमोसोमल थ्योरी है, गिवन बाय वाल्टर सटन एंड थियोडोर क्या है, बोवेरी। कब, 1902 में बेटा। और इन्होंने इस थ्योरी को देने के लिए क्या यूज किया, क्रोमोसोमल मोमेंट। अब आगे आते हैं, ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, यूज्ड क्रोमोसोमल मोमेंट टू एक्सप्लेन क्या होता है, मेंडल्स लॉ। मेंडल्स के लॉ को बेटा क्या है बेटा, एक्सप्लेन करने के लिए, अच्छे से परिभाषित करने के लिए वाल्टर सटन ना एंड क्या है, थियोडोर बोवेरी। तो आप पूरा नाम लिख करके सटन एंड बोवेरी भी कर सकते हैं। उन्होंने क्या यूज किया बेटा, क्रोमोसोमल मोमेंट। अब जानते हैं कि बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास ड्यूरिंग मियोसिस क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। इक्वेशनल का मतलब आप समझ गए हैं बेटा कि उसमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो पूर्ण रूप से क्या होती है बेटा, समान होती है। और बेटा हमारे पास मियोसिस में गुणसूत्रों की संख्या जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, रिडक्शन डिवीजन, आधी हो जाती है, आधी हो जाती है। चलिए बच्चों, अब जो है आगे देखते हैं कि हम लोगों ने ये देख लिया कि बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, उसका स्वभाव क्या होता है। जब माइटोसिस होगा, माइटोसिस मतलब समसूत्री कोशिका विभाजन, तो उसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। मतलब क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर सेम होंगे। और ड्यूरिंग मियोसिस क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन, क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसीलिए ये कह रहे हैं बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ क्या होता है, जीन। जैसे क्या होता है कोशिका विभाजन में जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो आप जानते हैं जीन्स पेयर्स में रहते हैं, तो वो क्या होता है बेटा, सेग्रीगेट होते हैं, अलग होते हैं बेटा। उसके एलिल्स भी क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं। और एक गैमेट में क्या है, एक ही एलिल जाता है। उसी प्रकार से ड्यूरिंग क्या है, गैमेट फॉर्मेशन क्या होगा, एक गैमेट में बेटा एक ही क्रोमोसोम जाता है। ये हम लोगों को पहले से पता है। तो वही कह रहे हैं कि बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, उसका स्वभाव, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन्स। समझ गए आप ना कि क्रोमोसोम का जो स्वभाव होता है वो हूबहू क्या हो, जीन की तरह ही होता है। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे, यहाँ पे देखते हैं महाराज कि द टू एलिल, ये देखिए द टू एलिल, बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। द टू एलिल ऑफ अ जीन पेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द टू एलिल ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलॉगस साइट ऑफ क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ये जरूर आपसे पूछते हैं, स्टेटमेंट में ये पूछते हैं बेटा कि होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, समजात गुणसूत्र ना। तो हमारे पास टू एलिल्स ऑफ अ जीन पेयर, एक जीन पेयर के दोनों एलिल
कहाँ पे स्थित होते हैं बेटा? समजात गुणसूत्रों के कहाँ पे? होमोलॉगस साइट, यहाँ समजात स्थान पर, एक ही स्थान पर स्थित होते हैं। ये पॉइंट जरूर आप याद रखिएगा। द टू एलील्स ऑफ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलॉगस साइट ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। तो हम लोगों ने इसको देखा। अब देखिए आपको जो है बेटा यही चीज़ क्या है पूरी तरीके से दिखाई और क्या है बताई जा रही है। देखिए हमारे पास क्या होता है, पहले हम नीचे ये पढ़ लेते हैं जो लिखा है, इसको ज़रूर पढ़ा करिए, यही समझ में आता है। मियोसिस एंड जर्म सेल फॉर्मेशन। मियोसिस मतलब गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी बेटा? आधा। एंड जर्म सेल फॉर्मेशन, जर्म सेल क्या होता है हमारे पास? जो गैमेट्स होते हैं, चाहे वो स्पर्म हो मेल का और चाहे फीमेल का ओवम, उन्हें हम जर्म सेल कहते हैं। फॉर्मेशन इन सेल विद क्या होता है? 4 क्रोमोसोम्स, 4 क्रोमोसोम्स होते हैं। कैन यू सी हाउ क्या है? क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट व्हेन जर्म सेल आर होता है फॉर्म। क्रोमोसोम कैसे पृथक होते हैं, आइए हम इसको देखते हैं। तो G1 हमारे पास, G2 फेज, ये सब लिखा है। आपने देखा होगा कि पहले सारी चीज़ों की प्रिपरेशन हो जाती है, फिर जब मियोसिस होने लगता है तो देखिए बेटा यहाँ पे पहले हमारे पास ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम। अभी ये क्या थे? अलग अलग थे। पहले ये आपस में क्या करते हैं कि क्वाइलिंग एंड कंडेंसेशन होता है, और ये क्या है? क्रोमोसोम के रूप में यहाँ पे देखो आ गए हैं। तो बेटा ये हमारे पास क्या लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम होता है, ये जो होता है शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम। ये भी लॉन्ग होते हैं दोनों, ये भी। यहाँ भी देखिए पेयर में है, यहाँ भी क्या है? पेयर में है। जब मियोसिस हमारे पास फर्स्ट होती है एनाफेज में, तो आप जानते हैं कि ये वाला जो होता है, ये एनाफेज में आप जानते हैं कि स्पिंडल फाइबर से ये क्या हो जाता है? अटैच हो जाते हैं। और ये स्पिंडल फाइबर से जब अटैच होता है तो सीधे कहाँ पे? इक्वेशनल डिवीजन के लिए मेटाफेज में आता है, तो इक्वेटर पे चला जाता है। ये भी देखो आपस पेयर में है, ये भी आपस में पेयर में है। अब ये देखो पेयर अलग यहाँ सेग्रीगेट हो रहा है, ये वाला जो आपके पास है ऑरेंज वाला, ये क्या होता है? अलग सेग्रीगेट हो रहा है। तो यहाँ भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 1 2 3 4, कुल मिलाकर यहाँ पे देखिए तो 4 क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं। तो आपको यही दिखाया गया है कि इनका भी सेग्रीगेशन, पृथक्करण सेम टू सेम वैसे ही होता है जैसे बेटा किसका होता है? जीन्स का होता है। तो जो पॉइंट थे याद करने के लिए वो हमने आपको जो है यहाँ पे अच्छे से कलर किया है, और क्वेश्चन भी बताया कि देखिए आपको क्या पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर नोट करिए। आइए अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि जीन और क्या बेटा क्रोमोसोम, जीन और क्रोमोसोम में क्या हमारे पास बेटा समानता है और क्या डिफरेंस है। तो इस चार्ट को आप भली भांति समझिए। इसमें लिखा है अ कंपैरिजन बिटवीन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड क्या होता है? बिहेवियर ऑफ जीन। और नीचे आपसे कहा गया है यहाँ पे, कैन यू टेल विच ऑफ दिस कॉलम ए और बी रिप्रेजेंट्स द क्रोमोसोम एंड विच रिप्रेजेंट्स द जीन, हाउ डिड यू डिसाइड। गुड, बिल्कुल बता सकते हैं कौन इसमें से जीन है और कौन इसमें से क्या है? क्रोमोसोम्स है। अब आते हैं ए और बी। ए में क्रोमोसोम क्या होता है? यहाँ पे देखिए, अभी देखा पता नहीं कि ये क्रोमोसोम है कि जीन है। ए जो है बेटा अकर्स इन पेयर, ये भी पेयर में होता है, और अकर्स इन पेयर बी भी पेयर में होता है। सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। देखो गैमेट फॉर्मेशन मतलब युग्मक निर्माण के समय ये क्या होते हैं बेटा? सेग्रीगेट होते हैं। सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर, ना प्रत्येक पेयर में से केवल ईच होता है इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट। इसमें भी सेम वही है, सेग्रीगेट एट क्या होता है? गैमेट फॉर्मेशन, एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ क्या है? गैमेट। एक गैमेट में बेटा हमारे पास क्या होता है? एक ही आता है, किसका? एक पेयर का। अब आते हैं इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट, यही वाले से अंतर समझ में आ रहा है, बस बाकी दोनों सेम है महाराज, ये याद रखिएगा। इंडिपेंडेंट पेयर्स मतलब जो स्वतंत्र रूप से पेयर्स होते हैं, सेग्रीगेट न इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। बेटा कई जीन हो सकते हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं हैं, तो सेग्रीगेट होते हैं क्या होता है? इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, स्वतंत्र रूप से। इंडिपेंडेंटली का मतलब स्वतंत्र रूप से। अब आते हैं तो इंडिपेंडेंट पेयर्स इसमें लिखा था, इसमें लिखा वन पेयर, वन पेयर, यही बात है, वन पेयर। क्रोमोसोम किस में होते हैं? पेयर्स में। वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ क्या होता है? अनदर
पेयर। तो आप यहाँ पे समझ और भी देख लीजिए, यहाँ पे पेयर्स लिखा है, जैसे आपको याद नहीं होगा तो बस इतना याद रखिएगा, यहाँ पे पेयर्स लिखा है, इस वाले में पेयर लिखा है, और यहाँ पे लिखा है वन पेयर सेग्रीगेट ना, और यहाँ पे लिखा है इंडिपेंडेंटली पेयर्स। तो ये बेटा है जीन और ये है क्रोमोसोम्स। तो ए वाला है जीन, ए वाला है जीन और बी वाला है क्रोमोसोम। क्या है बेटा? क्रोमोसोम। और आपको इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है और कुछ भी इसमें नहीं करना है। अब बेटा नेक्स्ट पेज में आते हैं, जितना पढ़ना है उतना याद रखना है। तो हम लोगों ने देखा कि जो सटन एंड बोवेरी थे, सटन क्या है, यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोम सेग्रीगेशन, क्रोमोसोम कैसे पृथक्करण होता है उसको उन्होंने क्या है पूरा एक जगह यूनाइटेड किया ना, उस नॉलेज को विद क्या होता है मेंडेलियन प्रिंसिपल्स, मेंडल साहब के प्रिंसिपल के साथ ना, एंड कॉल्ड इट द होता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसीलिए पूछा जाता है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय सटन एंड बोवेरी कब दिया? 1909 में दिया। और उन्होंने क्या बताया बेटा कि पैरेलल ऑफ क्रोमोसोम सिमिलर टू क्या होता है जीन। तो हमारे पास फंक्शन या बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ क्या होता है जीन के जैसा ही होता है, दोनों इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं सेग्रीगेट होते हैं। तो बच्चों आपने ये देख लिया। अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्या होता है क्रोमोसोमल थ्योरी गिवन बाय क्या होता है टी.एच. मॉर्गन। और टी.एच. मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या लिया था और क्यों लिया था। तो बच्चों हम लोग जो होता है फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बच्चों एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, एमसीक्यू जो है ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो होता है हमारे पास बेटा करेंगे अनसॉल्व आए हुए क्वेश्चन ज़्यादा करिए, ज़्यादातर क्वेश्चन बेटा रिपीटेड ही होते हैं। तो बच्चों फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।